कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपने ये टफ एग्ज़ाम क्लियर करा। तो आप कैसा फील कर रहे हैं और कितनी लंबी आपकी जर्नी रही, अगर आप बताना चाहें। अभी तो मेरे गले से ही पता लग रहा होगा कि पिछले 5 दिनों से मतलब ना सो पाया हूँ। सेलिब्रेशंस चल रहे हैं, गांव में कल गया था तो वहाँ पे बहुत चीखना चिल्लाना हुआ तो गला बैठ गया, तो उसके लिए सॉरी। और बाकी जर्नी मेरे लिए तो थोड़ी हार्ड रही है क्योंकि मेरी लाइफ में थोड़ा अप्स एंड डाउन्स बहुत रहे हैं। जैसे 11th तक मेरी जर्नी ठीक थी, फादर थे, बट 12th में मेरे फादर एक्सपायर हो गए 12th के बाद, हाँ, ड्यू टू किडनी फेलियर। तो वो एक्चुअली ऑलरेडी जॉब में थे, तो फिर डिसाइड हुआ कि कौन जॉब करेगा, तो मैंने एज अ क्लर्क वहाँ पे ज्वाइन किया उत्तर प्रदेश में ही, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। वहाँ मैंने 12 साल जॉब की है, हाँ 12 साल। तो वहाँ मैंने मतलब डिस्टेंस से ही बीए किया हुआ था। तो मैं सबको मतलब अपने थ्रू ये बताना चाह रहा हूँ कि आपका बैकग्राउंड क्या है, नो मैटर। मैंने बीए किया हुआ है डिस्टेंस से, साल में एक बार पेपर देने जाता था और वो भी क्या क्या लिख के आता था मुझे ही पता है। कार्ल मार्क्स पूछा है, रूसो लिख के आया हूँ, हाँ 58% सेकेंड डिवीज़न से। हाँ, लेकिन फिर मेरे ध्यान में आया कि यार ऐसा क्या करना चाहिए जो मुझे आईआईटी और आईएम्स हैं वहाँ पे उनसे मतलब एक एज लेनी हो। तो मैंने सोचा यार, मैंने कहीं पे पढ़ा कि हार्डवर्क बीट्स टैलेंट। तो मैंने कहा टैलेंट तो अपने पास है नहीं पढ़ने का, क्योंकि जब बीए के एग्ज़ाम ही नहीं हुए तो ये कैसे होगा। तो फिर मैंने कहा हार्डवर्क करते हैं। फिर मैंने वहाँ से फिर अपनी जर्नी स्टार्ट की, पहले यूपीएससी के लिए किया। हाँ, तो मेरा 17 में पहला अटेम्प्ट दिया मैंने पीसीएस का, वहाँ मेरा 5 नंबर से प्रीलिम रुक गया। तो मुझे लगा यार मैं, हाँ, तो मुझे लगा मैं तो बहुत स्मार्ट हो गया हूँ, अब तो मतलब यूपीएससी करना चाहिए, अब पीसीएस नहीं करेंगे अपन। तो मैंने पीसीएस छोड़ दिया, फिर यूपीएससी में अटेम्प्ट के बाद आप हाँ, सीधा हाँ, मुझे लगा अब मैं बहुत स्मार्ट हूँ, अब यूपीएससी करना चाहिए, तो वहाँ छोड़ दिया मैंने। फिर 2022 तक किया। फिर यहाँ ऑफिस वगैरह में इश्यूज़ होने लगे, मतलब लोगों को कि कुछ नहीं कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तैयारी वैयारी तो नहीं कर रहे हो। फिर मुझे लगा यार अब बताना चाहिए कि कुछ मैं हूँ। तो फिर 2023 में मैंने सीरियस अटेम्प्ट दिया यूपी पीसीएस का। सर 2017 के बाद काफ़ी 23 में, हाँ, मतलब देता था नहीं देता था, एडमिट कार्ड निकाला नहीं निकाला। फिर मेरी मम्मी आई, बोली यार पीसीएस भी दे दिया करो, पीछे खड़ी हुई है। तो बोली पीसीएस भी दे लिया करो। एक मेरे मित्र हैं बहुत, हरेंद्र नाथ मिश्रा, सॉरी, तो उन्होंने बोला यार एसडीएम अच्छा होता है, वो करो। तो मैंने कहा ठीक है देखते हैं। 2023 में मैंने सीरियस अटेम्प्ट दिया, वहाँ पे प्री निकला, मेंस निकला और इंटरव्यू में 6 नंबर से रुक गया मेरा। फिर मैंने अपनी गलतियों को एनालिसिस किया कि क्या गलत हुआ है, कहाँ दिक्कतें हुई हैं। 2024 में सेकंड अटेम्प्ट में मेरा ARTO हो गया, रैंक 5। कॉन्ग्रेचुलेशन है, आपकी जर्नी काफ़ी हार्ड वर्किंग रही है। एक मैं जैसे आपने ये कहा, तो एक सवाल यही था कि क्या ये एग्ज़ाम जैसे यूपीएससी हो गया या स्टेट पीसीएस काफ़ी हाई लेवल एग्जाम में काफ़ी टफ भी होते हैं, तो क्या इसमें सिर्फ एक जो रिच क्लास होती है, जो बच्चे बड़े बड़े स्कूल के पढ़े हो, अच्छे इंग्लिश बोलने वाले हो, उन्हीं के लिए है ये, या जो गांव का लड़का है जिसको इंग्लिश ढंग से नहीं आती, जैसे आपने कहा कि स्कूलिंग उतनी अच्छी नहीं हुई है, सरकारी में गए हैं, पेरेंट्स उतने सपोर्टिव नहीं है, कमा के लाना, क्या उनके लिए भी स्कोप है इस एग्ज़ाम में? मतलब मुझे लगता है यार बिल्कुल स्कोप है। मतलब कि आपकी पढ़ाई, मतलब मुझे देखो, मैं इसीलिए मैं कहता हूँ कि मुझे देखो, मैंने तो कॉलेज भी नहीं किया है। एटलीस्ट आप लोग इतने प्रिविलेज्ड हो कि आपको कॉलेज जाने को मिल रहा है। मैंने तो कॉलेज भी नहीं किया है, बस साल में एक बार गया, एग्ज़ाम दे के चला आया। तो अगर मैं कर सकता हूँ तो यार ऑब्वियसली बात है सभी लोग कर सकते हैं। इसमें कोई प्रिविलेज्ड और कोई कितना हाईली एजुकेटेड है। मेरे साथ भी खुद IIT BHU IIT कानपुर वालों ने इंटरव्यू दिया था, बट उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, बट मेरा हुआ है। तो मतलब आपको डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी आपको, मतलब एट द एंड हार्ड वर्क ही करना पड़ेगा। एक चीज़ सर मैं कहूँगा कि जैसे इंटरव्यू में जब फेल होते हैं, खासकर प्रीलिम्स में फेल होते हैं, स्टिल आपके पास एक पूरा साल होता है, जब आप बिल्कुल लाइन के पास आके हारते हो तो बहुत मेरे ख्याल से मनोबल टूटता होगा। तो फिर खुद को कलेक्ट करके अगला प्रीलिम्स देने की ताकत, मतलब वो माइंडसेट क्या चाहिए होगा बच्चों को, क्योंकि तब बिल्कुल मन करता होगा कि छोड़ो, नहीं होना, इतना पास आके भी अब नहीं हो रहा तो क्या करे। तो आपने खुद को से कैसे कोप अप करा और आप क्या सजेस्ट करोगे लोगों को जो इंटरव्यू में खासकर फेल हो रहे हैं? मतलब मैं जब मेरा 6 नंबर से इंटरव्यू रुका था, और उसमें एक स्पेशल पोस्ट होती है टैक्स असेसमेंट ऑफिसर से, तो उससे ही मेरा लगभग 30-40 नंबर से रुक गया था। अगर इंटरव्यू कॉल आती तो मेरा उसमें हो जाता है, कट ऑफ कम जाता है। तो यार मैं बहुत रोया, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। बट मेरे को क्या है, मैं थोड़ा स्पिरिचुअल पर्सन हूँ, मुझे ईश्वर पे बहुत विश्वास है। तो मैंने सोचा यार कुछ तो अच्छा लिखा जा रहा है, मतलब अगर स्ट्रगल है तो कुछ तो ऊपर वाला कुछ अच्छा लिख रहा है। तो मेरा विश्वास बहुत हो गया भोलेनाथ में, ईश्वर के प्रति, कि कुछ अच्छा होगा। तो आज मैं अगर अपने आप को देखता हूँ तो मुझे लगता है टैक्स असिस्टेंट ऑफिसर मिल गई होती तो शायद ये मैं, मेरी सेकंड प्रेफरेंस थी ये ARTO। मैंने DSP नहीं लेता, SDM के बाद सीधा ही मैंने डिप्टी कलेक्टर के बाद ARTO ही रखा था। तो फिर मैंने कहा यार अब देखिए, अगर मेरा TO में हो गया होता तो आज शायद मैं यहाँ नहीं होता। तो बस आप बिलीव रखिए अपने ऊपर, अपनी मेहनत पे और भगवान के ऊपर, और हो जाएगा आप लोगों का।
एक चीज़ सर मेरे को और पूछनी थी, ये जर्नी बहुत टाइम लेती है। इवन मतलब बड़े बड़े लोगों ने भी इंटरव्यूज़ दिया कि यूपीएससी इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो क्या ये वर्थ इट है? किसी लोगों का 6 साल 7 साल इवन 10-10 साल भी लोग देते हैं इस जर्नी में अपने इतने साल देना, खासकर अपने प्राइम एज। मतलब किस हिसाब से कोई डिसाइड करे कि क्या मेरे को टाइम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मुझे लगता है कि सबका एक अपना नज़रिया होता है। जो व्यक्ति समाज के लिए कुछ करना चाहता है तो सिविल सर्विसेज एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। कई लोग आपको रिकमेंड करते हैं एनजीओ ज्वाइन कर लो, बट वहाँ पे आपके पास थोड़ी शक्तियाँ कम होती हैं। यहाँ पे अगर आप एज अ डिप्टी कलेक्टर ज्वाइन करते हो, एज अ ARTO ज्वाइन करते हो और बहुत सारी पोस्ट हैं वो वहाँ ज्वाइन करते हो, आप लोगों से डायरेक्टली जुड़ सकते हो, उनकी परेशानी को दूर कर सकते हो, क्योंकि आपके पास वो सरकार के द्वारा शक्तियाँ दी जाती है, अथॉरिटी दी जाती है। तो वहाँ पे आप आसानी से लोगों तक पहुँच सकते हो, गरीबों तक जिनका घर नहीं है तो आप कॉल करके बोल सकते हो कि हाँ भाई इनके जो है डॉक्यूमेंट्स बनाओ तो उनका घर बन सकता है। तो मतलब आप बहुत चेंज ला सकते हो। वर्थ इट तो है, वो लास्ट 5 डेज़ में मैंने देख लिया। ओके हाँ। ओके ओके। जैसे सर आपने इसे जब क्रैक आपका रिजल्ट आया होगा तो जो पेरेंट्स, क्योंकि हम अपने पेरेंट्स के लिए काफ़ी मेहनत, और एक होता है कि मैं क्रैक करूँगा तो अपने मम्मी के साथ सामने जाऊँगा, गले लगूंगा, तो आपको क्या वो मोमेंट्स थे जब आप क्रैक करके फर्स्ट टाइम अपने पेरेंट्स से इंटरेक्ट करा? मेरी मदर तो है ही आई हैं, तो मतलब इनके बिना मेरा नहीं होता। क्योंकि अभी ऐसा समय आया था जब मेरा 2024 में ऑफिस में कुछ इश्यूज़ हो गए थे कि जहाँ पे आपको एक चुनना था कि आप जॉब चुनेगो या सपना चुनोगे। तो मुझे डर था कि यार पिता है नहीं मेरे और 12 साल की नौकरी हो गई है तो मैं कैसे जॉब छोड़ूंगा। बट मेरी वहाँ मदर आई, उन्होंने कहा तुम टेंशन मत लो, जो होगा देखा जाएगा। तो मेरा क्या था, मतलब मैंने दोस्तों ने बोला नौकरी छोड़ दो क्या करो, मैंने कहा ओला चला लेंगे, बाइक तो अपने पास है ही माइलेज वाली, ओला चला के अपना जीवन यापन कर लेंगे। बट सपने के लिए लड़ना है। तो मेरी माता और मेरे भाई बहन इन्होंने बहुत सपोर्ट किया। इन्होंने बोला कि तुम छोड़ दो, कोई टेंशन ना लो, हम लोग हैं ना तुम्हारे साथ, सब कुछ हो जाएगा। तो वो हिम्मत आई, मैंने 2024 में रिज़ाइन कर दिया। और मैंने किसी को नहीं बताया, मतलब 4 लोग पता था, बाकी आप जानते हो सरकारी नौकरी रिश्तेदारों में तो सब कहते क्यों छोड़ दी। तो अगर मैं लखनऊ में पोस्टेड था तो कोई लखनऊ में जाता तो मैं कहता यार कल ही तो मैं दिल्ली आ गया था। मैं दिल्ली जाता था तो कहता यार मैं कल ही निकला हूँ यार, सॉरी यार। 2 साल तक मैंने छुप छुप के ऐसे काम चलाया है। ओके ओके सर, काफ़ी इंटरेस्टिंग है सर आपकी स्टोरी। जैसे सर प्रीलिम्स आ रहा है, काफ़ी टफ कहा जाता है, बार बार बच्चे इसी स्टेज पे फेल होते हैं। काफ़ी लोगों की जर्नी तो प्रीलिम्स पे ही ख़त्म हो जाती है। तो आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे सर 3 चीज़ें कि जो एक ध्यान रखे, खासकर सिर्फ 50 दिन बचे प्रीलिम्स में, कि एक बच्चा अब इस चीज़ पे फोकस करे तो चांसेस बढ़ जाएंगे क्लियर करने के? मुझे लगता है पहला तो डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, इसके बिना नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। दूसरा, आप अपनी तीनों ही स्टेजेस जो हैं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, तीनों ही स्टेजेस का आधार बेस टेस्ट सीरीज़ को बनाइए। हाँ, जैसे मेरा थोड़ा सा प्रीलिम्स बहुत वीक था कि यार मतलब डर लगता था कि होगा कि नहीं होगा। तो मैंने कहा क्या करना चाहिए, तो मैंने प्रीलिम्स में लगभग 100-150 टेस्ट लगाता था मैं, कि 150 टेस्ट लगा लिए। फिर मेरा इतना कॉन्फिडेंस था कि अब आ जाएगा, अब कर ले जाएंगे। तो मेरा मतलब प्रीलिम्स नहीं रुका। फिर 23 में मैंने प्रीलिम्स दिया, बहुत अच्छा नंबर, मतलब जिस दिन एग्ज़ाम दिया उसी दिन डिसाइड हो गया हो जाएगा। 24 में वो 25 वाला मेंस लिख रहा था, बीच में छोड़ के चला आया कि अब नहीं देंगे, अब 24 वाला देंगे अच्छे से मेहनत करके। और मेंस में भी यही था, मेंस में भी मैंने 125-130 टेस्ट लगाए थे कि हाँ मतलब मुझे यकीन था कि टेस्ट सीरीज़ आप लगाओगे तो आपका होगा। तीसरी चीज़ है जो मटेरियल है, कि जब आपकी स्टैंडर्ड बुक्स हो जाएँ, NCERT हो जाए, उसके बाद आप घटना चक्र और प्लस लूसेंट, ये रामबाण है, इनको प्रेफर करिए। और फिर आप लोग के जो मटेरियल हैं, जो शॉर्ट नोट्स आते हैं, वो तो सोने पे सुहागा होते हैं। अच्छा, फोरम का क्या रोल रहा है आपकी इस पूरी जर्नी में? मतलब मैंने यहाँ पे इंटरव्यू दिया था, मॉक इंटरव्यू कंडक्ट किया, बहुत शानदार रहा मेरा। प्लस जो आपके शॉर्ट नोट्स आते हैं, वो नोट्स जो हैं बहुत बेहतरीन है। वो मतलब उनके काफ़ी हेल्प मिली थी कि आपने एक बार स्टैंडर्ड बुक पढ़ ली है तो आप रिलाई कर सकते हैं फोरम IAS पे कि आप उनको करिए। और करंट अफेयर भी काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो मुझे लगता है कि फोरम IAS का बहुत बड़ा योगदान रहा है मेरी इस जर्नी में। अब माता जी, मैं आपसे कुछ, अगर आपके आगे हो तो कुछ पूछना चाहूँगा कि कैसा लग रहा है अब इतनी लंबी जर्नी के बाद, जब आपके बेटे ने इतना नाम रोशन करा, तो आपका क्या जो पहला रिस्पॉन्स था वो किस तरीके का था? मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि ये इंटर करके एक बच्चे के अगर फादर एक्सपायर हो जाए। जब बीटेक कर रहा था सब उसमें मानव रचना यूनिवर्सिटी में 3 महीने गए थे, तो फिर फादर एक्सपायर हो गए। तो बोले मम्मी आप अगर नौकरी करोगी तो बहन भाई पढ़ नहीं पाएंगे। तो उन्होंने जब नौकरी की, फिर उसके बाद में जब तीनों बहन भाई सेट हो गए,
फिर ये बहुत परेशान रहने लगे। तो मैंने कहा देखो तुम अपना सपना मत छोड़ो, क्योंकि इन्होंने मुझे इस बात का गर्व है इन पे कि इन्होंने अपनी फैमिली संभालते हुए फिर अपने सपनों को पूरा किया। मैं बहुत ज़्यादा गर्व करती हूँ ऐसे बेटे पर, जिसकी वजह से मैं यहाँ खड़ी हूँ आज। इनकी दो नहीं बातें तो मैं बाप हाँ पापा नहीं होते हैं तो बच्चों को बहुत मुश्किल हो जाता है इस जगह पर पहुँचना। इनकी दो बातें मैं बताता हूँ। पहली बार जब मेंस का रिजल्ट आ रहा था तो 9:30 बजे हुए थे। 8:30 बजे इनका मैसेज आता है मेरे पास, मुखर्जी नगर में ही था। मेरा भाई है वो ड्राइव करता है, तो 8:30 बजे बोली है कि मैसेज करके मेरे पास मैसेज है कि बेटा तुम्हारा हो गया है और तुम उसको बताना मत, वरना वो हाथ छोड़ के नाचने लगेगा और फिर कुछ भी हादसा हो सकता है। तो मैं कहूँ यार मम्मी आधा घंटा बचा है, 1 घंटा है अभी, कैसे? कह रहे तुम्हारा हो गया है, फॉर्मेलिटी होनी बाकी है। बाद में 9:30 बजे रिजल्ट आया तो मैं सबको दिखा रहा हूँ, ये देखो मम्मी का। और उस दिन जब रात में 11:45 में रिजल्ट आने को था तो ये प्रार्थना करने लगी कि भगवान करा दो। लास्ट में जब 2 मिनट बचे थे तो कह रही हैं हे भगवान SDM नहीं बनाना तो यार ARTO ही बना दो। बाद में 5 मिनट बाद आया, कह रहे मम्मी मैं ARTO हो गया। मुझे भोलेनाथ पर बहुत विश्वास है। बहुत विश्वास है। मुझे पहले से ही ये थोड़ा आइडिया लग जाता है कि मेरा ये काम हो जाएगा। बहुत अच्छा। एक ये बात, जैसे मैं आप अगर कंफर्टेबल हो तो जब फादर जाते हैं तो बेटों पे बहुत जिम्मेदारी आ जाती है। मैं तो बड़ा ही क्योंकि रातों रात जो कहा जाता है कि बाप का साया जैसे ही हटता है बेटा उसी दिन बाप का रोल में आना पड़ जाता है। और जैसे मतलब मेरे खुद के भी फादर इसी जर्नी के दौरान नहीं रहे थे, तो मैं बिल्कुल समझ पा रहा हूँ। तो उसके बाद प्रिपरेशन में आना, क्योंकि हम बात नहीं करते पर हमें पता होता है कि हमारे घर वाले हैं, अगर हम पढ़ाई में आएंगे तो कहीं ना कहीं जो सुख चैन की रोटी चल रही है उसमें दिक्कतें आएंगी, और मेरे सपने के लिए घर वाले ना जूझे ही हमारे मन में रहता है। तो आपने उस चीज़ को कैसे हैंडल करा, और माता जी का भी उसमें क्या रोल रहा कि आप वो डिसीजन ले पाए? मतलब मैं इसीलिए 2017 तक मैं इसीलिए वेट करता रहा। 17-18 तक मेरे 2013 में जॉब लगी थी। 5-6 साल में इसे वेट करता रहा कि यार पहले मेरे भाई बहन जो बीटेक है, क्योंकि मेरे फादर का सपना था कि तुम लोग भले खेती कर लेना बट मेरी लड़कियां हैं उनको जो है बीटेक कराना है, इंजीनियर बनाना है, जो टिपिकल माँ बाप होते हैं करते हैं। तो मेरा था कि पहले इन लोगों को इंजीनियर बनाना है, तीनों भाई बहनों को, फिर अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है। तो 2017 में दोनों का बीटेक हुआ, जॉब करने लगी। फिर मुझे लगा कि अब अपने को बढ़ना चाहिए। फिर धीरे धीरे होने लगा। फिर इनका सपोर्ट तो मतलब बहुत बहुत ज़बरदस्त है। मुझे कुछ बताती नहीं थी। अगर फैमिली में कोई फाइनेंशियल दिक्कत है तो बताना नहीं है। कि जब मैं आता था घर पे तो सबको बुला के बोलती थी कि उसको कुछ मत बताना कि फैमिली में फाइनेंशियल दिक्कत है, ये है वो है, कुछ भी उसे पता नहीं लगना चाहिए, और बस वो आएगा और चला जाएगा। तो फैमिली मतलब विदाउट फैमिली आप कुछ नहीं कर सकते। अगर ये हल्का सा भी कह देती कि बेटा नौकरी तो यार सरकारी नौकरी क्यों छोड़ रहे हो, तो मैं उस समय कमज़ोर हो जाता। उन्होंने वो तो मुझसे पहले ही कह रही थी, वो तो मैं 1.5 साल खुद चला ले गया, वरना वो तो कह रही थी तुम जाओ और रिज़ाइन करके आओ और आराम से पढ़ाई करो यहाँ पे। एक मैं और सवाल पूछना चाहूँगा कि जब हमें फेलियर मिलता है तो हम खुद में तो बहुत हताश होते हैं, पर हमारे पेरेंट्स और ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि वो दिन रात हमें मेहनत करते हुए देखते हैं। जैसे मेरी मदर देखती थी कि मैं 8-8, 10-10 घंटे पढ़ रहा हूँ और उसके बाद भी फेल हुआ, तो हम तो अपना दुख फिर भी दिखा देते हैं, वो दिखा भी नहीं पाती उतनी। तो जब आपको ये पता चलता था कि इंटरव्यू में रह गए या इस तरीके से कोई फेलियर आया, तो आप पे तब क्या बीतती थी, और तब आप किस तरीके से खुद को समझ, क्योंकि आप इनके सामने तब कमज़ोर भी नहीं पड़ सकते थे। इनको मेरे चेहरे की हंसी चाहिए। अगर मेरा एक आंसू गिरता था तो ये लोग बहुत परेशान हो जाते थे। अंदर रो के चुपचाप अकेले में रो के इनके सामने कहती अरे चलो कोई नहीं है, अगली बार होगा, बस भगवान पे विश्वास रखो। अब तुम मेहनत इतनी कर रहे हो तो तुम्हारा किसी न किसी दिन होगा ही। लेकिन हम कभी इनके पास ये नहीं रोए, ये परेशान नहीं हुए का अब क्या होगा बेटा। और यहाँ तक मैंने बोल दिया इनसे, अगर तुम्हारा नहीं होगा, गांव में हमारी खेती है, एक बिजनेस करवाएंगे, तुम्हें खेती करो और हमारी पेंशन आ रही है, आराम से गांव में रहेंगे। और तीनों बहन भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, 2 बहनें 1 भाई है। कि करना है तो करना है पूरा ही सब। हाँ, कभी भी हमने इनके सामने हम बिल्कुल उदास ही नहीं हो, चाहे भले ही आंसू पहुँचे सामने आए, हंसने लगे। और इसी वजह से ये इतना कर पाए, नहीं तो ये ऐसे इस तरह के दिमाग के हैं। अगर कोई बात हमारी सुन नहीं लेते, अगर कहते तो कहते नहीं अब मैं जा रहा हूँ, अब अपने मेरी बड़ी बहन की शादी थी तो सितंबर में मेरा मेंस चल रहा था। ओके। तो इन तीनों ने खुद वो शादी अकेले की है, बिना किसी सपोर्ट के। मैं रोता था फ़ोन पे कि मम्मी ये तो मेरा फ़र्ज़ है, मुझे करना है शादी। बट इन्होंने कहा नहीं, तुम वहीं रुको, तुमको पढ़ाई करो। हम तो तीनों लोग अकेले धूप में भागना, पूरी तैयारी करना, मतलब बहुत स्ट्रगल रहा है। इनके बिना मैं शून्य था, शून्य हूँ, शून्य कोई नहीं, तीनों अकेले।
और ये तो छोटा था तो अपने उसमें था, स्ट्रगल कर रहा था थोड़ा। तो फिर मैंने इसलिए कहा मैं कहता हूँ कि मेरा हो हाँ, सकता है तो हर जो देख रहा है ना सबका हो सकता है लिटरली, कि मुझसे ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। हाँ, लेकिन हाँ। मैं सभी बच्चों से, बच्चे देखेंगे ये इंटरव्यू तो सभी से ये कहूँगी कुछ अगर तुम मेहनत करोगे तो आसान है यहाँ तक पहुँचना। मैंने दृढ़ संकल्प लो कि मुझे ये करना है, जैसे कि मेरे बेटे ने किया है। करना है तो करना है। एक मैं बस आखिरी चीज़ पूछना चाहूँगा कि भरोसा लोगों का बहुत जल्दी टूट जाता है, थोड़ी सी भी जीवन में परेशानी आती है, नौकरी छूटना, किसी का घर पे चले जाना, किसी बड़े बुजुर्ग का, तो उसमें आप लोग ने कैसे अपने आप को संभाले रखा और इतने विश्वास के साथ आप कैसे डटे रहे, मतलब पूरा परिवार मिलके, तो बड़े विश्वास का कारण। जवाब दूंगी, गॉड गिफ्ट मिला है मुझे। ईश्वर, मैं किसी भी परेशानी में एकदम घबराती नहीं हूँ। ईश्वर का बहुत जिस भी धर्म का हो, कास्ट का हो, ईश्वर में विश्वास करे। लिटरली अगर मैं यहाँ पे हूँ, ईश्वर का बहुत बड़ा हाथ है। मतलब उसने ऐसे रास्ते बनाते गया। वो मेरा ये था कि तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मुझे कुछ नहीं पता पूरी है। तरह से हाँ, इस बार भी यही था, नौकरी छोड़ना था तो मैंने कहा तुम जानो तुम्हारा काम जाने, सब तुम पे डिपेंड है, मुझे ये करना है। फिर ऐसे रास्ते बनाते गए कि आज यहाँ पे खड़ा हूँ आपके बीच में, आपको सौभाग्य मिल रहा है। मैं केवल भगवान से ये करती, अगर बेटा मेहनत नहीं करता मैं नहीं मांगती। वो इतनी मेहनत कर रहा है तो इसके बावजूद आपको देना ही पड़ेगा। देना ही पड़ेगा। मैं सच में मंदिर में जाके मैं इस तरह से ही करती। मेरी सोसाइटी में सबको पता है कि ये इतना पूजा पाठ और समय के 3 टाइम मंदिर में बैठी रहती है, मैं चुप रहती थी बस। वही विश्वास है। हाँ, नहीं, चलो भगवान ने सब अच्छा करा, अंत भला तो सब भला, और ये तो आपके लिए एक नई शुरुआत ही है। भगवान करे आप बहुत लोगों की सेवा करो।